सोचा था डॉक्टर बनने का और मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। एक तो बोला हुआ है शोधन और दूसरा बोला हुआ है शमन। पंचकर्मा में टोटल 5 प्रोसेसेस होते हैं, इसीलिए उसको पंचकर्मा बोला जाता है। जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी की प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वात, उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें? आयुर्वेद के अनुसार ये 3 दोष हैं। अगर ये तीनों समावस्था में रहते हैं ना, बैलेंस स्टेट में है, तो कोई रोग ही नहीं है। आंवला जो है बहुत ही अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हिना नहीं भी लगा रहे हैं ना, त्रिफला को आप दही में मिक्स करो एंड बालों के रूट्स पे लगाओ। मतलब स्कैल्प रफ है, ड्राई है, खुश्की होती है ना? तो उन लोगों को ऑयलिंग थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, वॉशिंग थोड़ा कम करना चाहिए। हल्का-सा ऑयल बालों में लगा रहने दें। वाक़ई में मतलब इट्स रियली अ हेक्टिक डेज़ कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। नासा ही शीर्षोद्वारम, मतलब जो नोज़ है ना, वो सिर का द्वार है। यहाँ पर मैं दूसरा रिचुअल यही बोलूँगी, बच्चों के सिर पे, अपने हेड पे ज़रूर ऑयलिंग करें। बड़ा खराब भी लगता है देख के इतने छोटे बच्चों को। वेलकम टू देवरे टॉक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आंचल महेश्वरी जी, जो कि आयुर्वेदा की फील्ड में पिछले 17 साल से जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है आपका बहुत-बहुत। थैंक यू नेहा। थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना ये फील्ड कैसे चुनी आयुर्वेदा की? आपकी क्या स्टोरी रही है अभी अ, तक? नेहा, मैंने 2001 में आयुर्वेद में गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लिया। तैयारी मैंने सीपीएमटी की किया था। सोचा था डॉक्टर बनने का और मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और फादर का सपना पूरा करना मेरा सपना था। तो तैयारी मैंने एमबीबीएस की किया था। एंड उन दिनों मुझे जब यूपीएमटी का एग्जाम होता था जिसमें उत्तराखंड बना था, तो उसमें मुझे एलोपैथिक, वो जो एमबीबीएस बोलते हैं ना, वो भी मिल रहा था एंड आयुर्वेद भी मिल रहा था। एलोपैथी में मुझे पेड सीट मिल रही थी। यहाँ पे मैं फ्रेंकली बताना चाहूंगी, उसकी फीस थोड़ा ज्यादा होने के कारण तो मैंने पढ़ा कि चलो आयुर्वेद भी देखते हैं कि क्या है। तो आयुर्वेद के जब मैंने प्रोज जाने कि भाई इससे इतना फायदा हो सकता है, इतना हेल्पफुल है, तो मुझे दोनों में कंपेयर करके मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेद में ही कुछ करना चाहिए एंड इस तरह से आयुर्वेद को मैंने सेलेक्ट किया, चूज किया। फिर उसके बाद आपने काफ़ी सारे मेडल्स, अवार्ड्स भी जीते हैं। हाँ, और पढ़ने का आपने वहाँ पे टॉप भी किया था अपने इस हाँ, कोर्स नहीं, में। हाँ, पढ़ने का शौक था, आयुर्वेद को अच्छे से गहन अध्ययन किया। आयुर्वेद मुझे लगता है एक सागर की तरह है एंड उसको अगर पढ़ा जाए, मतलब आप उसको जितनी बार पढ़ोगे, जितना समझोगे, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो आयुर्वेद को पढ़ने जब स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा लगा एंड हाँ, मुझे अवार्ड मिला था। मैंने जो अपना बीएमएस का डिग्री था उसमें पैनल अपने यूनिवर्सिटी में बल्कि हमारे टॉप किया था। उसमें जिससे मुझे आचार्य मुकुंदीलाल द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ईश्वर की कृपा और मेहनत और साथ में बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा था। फिर आपने अपना जो क्लिनिक वगैरह है वो कब से स्टार्ट किया? उसको कैसे परस्यू किया? यस, नेहा 2007 में जब मेरा इंटर्नशिप पूरा हुआ, उसके बाद मैंने पतंजलि चिकित्सालय होते हैं उसमें जॉब किया। वहां से मुझे काफी एक्सपीरियंस गेन हुआ। एक एक दिन में 100 पेशेंट्स हम लोग देखते थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस मिला। एंड उसके बाद 2011 से 10 से 11 से मैंने अपना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था, जो कि रिडिस्कवर आयुर्वेदा के नाम से गाजियाबाद में स्टार्ट किया। अगर कोई एक लेमैन के लिए हम समझाना चाहें कि आयुर्वेदा क्या है, तो उसमें क्या हम दादी-नानी के नुस्खे भी इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल सही अब कह रहे हैं आप। जो दादी-नानी के नुस्खे हैं, वो ज़रूर एक आयुर्वेद का पार्ट ही हैं। हालाँकि जैसे मैंने अभी बात करी थी, आयुर्वेद एक गहन सागर की तरह है, तो जो दादी-नानी के नुस्खे हैं ना, मैं ऐसा कह सकती हूँ वो जस्ट बूँद है ना? लेकिन जब आप फ़ील करते होंगे वो दादी-नानी के नुस्खे ही इतना इफ़ेक्ट ला सकते हैं। जैसे हम देखें, अगर कभी आपके छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं ना, उनके एब्डोमेन में गैस बन रही है, तो हम हींग का लेप लगा देते हैं और बच्चों को रिलीफ मिल जाता है। तो छोटा-सा नुस्खा है जो शायद हर घर में अपनाया जाता है। अगर कफ कोल्ड हो जाता है तो चाय में तुलसी डाल दी जाती है, अदरक डाल दिया जाता है। ये आयुर्वेद ही है और हर घर में फॉलो किया जाता है और हम सब ही इसका लाइक बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए, लेमैन के लिए हम आयुर्वेद केवल हर्बल फॉर्मुलेशंस नहीं है। जैसे कि हमने बोला कोई भी चीज़, जैसे हींग का लेप बोल दिया या चाय में तुलसी की पत्तियाँ बोल दिया, दिस इज़ नॉट जस्ट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा बहुत डीप है, बहुत गहरा है, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। आपको किस तरह से आहार लेना है, किस तरह से आपको अपना विहार कर लाइक आपको किस तरह से अपना लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है, कब सोना है, कब आपको उठना है, किस तरह से किस ऋतु में, लाइक सर्दियों में हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए, गर्मियों में क्या फ़ॉलो करना चाहिए। तो ये सभी आयुर्वेद है। आयुर्वेद बहुत डीप है, बहुत गहरा है और अगर इसको हम फॉलो कर ले,
कोई भी इसको फॉलो कर ले तो उसका लाइफ स्पैन तो इम्प्रूव होगा, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा और वो बहुत खुश रह सकता है। मेन जो निचोड़ है ये है कि जो दादी नानी के नुस्खों से इतना फर्क पड़ता है, तो जो आपके प्रॉपर, मैंने जैसे सुना हुआ है कि जो आयुर्वेदा है उसमें पंचकर्मा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जैक्टली और काफी सारा, मतलब एक तरह से वो, एक तरह से या इसका एक्सेस है कि हाँ, आपका आयुर्वेदा में सबसे बड़ा रोल में मुझे तो ये लगता है कि पंचकर्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो नेहा, यू आर 100% राइट। पंचकर्म देखिए, आयुर्वेद में ना दो चिकित्सा तरह से पद्धति बताई गई है। एक तो बोला हुआ है शोधन और दूसरा बोला हुआ है शमन। शोधन और शमन को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। शोधन बेसिकली पंचकर्म है। शोधन मतलब सफाई, जब हम डीप क्लीनिंग की बात करते हैं तो वहां पर पंचकर्म की बात आ जाती है। और दूसरा होता है शमन। शमन मतलब रोग आपके ज्यादा गहरे नहीं है, ज्यादा बीमारियां बढ़ी हुई नहीं है, बीमारियां कम है, या फिर आप जस्ट पंचकर्म नहीं करवा पाते तो दवाइयों से ठीक हो जाइए। लेकिन अगर आपके पास पंचकर्म करवा सकते हैं तो वो रोगों को जड़ से खत्म करता है, मतलब मूल से वहां से नष्ट कर देता है। तो वो पंचकर्म है, क्योंकि वो शोधन करता है। पंचकर्म केवल शोधन ही नहीं है, बल्कि जैसे अगर ना हमारे पास पेशेंट आते हैं जो वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं, कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो लेकिन स्वस्थ रहना चाहते हैं। आजकल वेलनेस का बहुत ज्यादा लोग डिमांड करते हैं कि मैम हम स्वस्थ हैं और इसको कैसे मेंटेन करें। तो देन कम्स पंचकर्म ऑल्सो, कि लोगों को अपनी बॉडी को फिटनेस में रखना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय पंचकर्मा। मेन इसका काम क्या, डिटॉक्सिफिकेशन? हाँ, पंचकर्मा का काम बिल्कुल जैसे हम बात करें शोधन की, शोधन मतलब सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ अगर आप बॉडी में अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहते हो, अपने आप में बॉडी को स्ट्रेंथ देना चाहते हो, रिजुविनेट करना चाहते हो, लाइक एंटी एजिंग जो है ना, सपोज आप आजकल सबसे ज्यादा एंटी एजिंग बिल्कुल एंटी एजिंग ट्रेंड में दैट कैन बी अचीव्ड बाय पंचकर्मा। पंचकर्मा अगर आप हर साल, कोई भी मनुष्य है, मैं हर एक को बोलती हूँ कि आप साल भर में अपने लिए कुछ ना कुछ दिन जरूर निकालिए और पंचकर्मा करवाइए। पंचकर्मा से आप एंटी एजिंग की तरफ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ डिजीजेस सॉल्व होंगी। आपका अगर फैट बढ़ रहा है वो कम होगा, मे बी आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहा हो, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एज रिलेटेड होती है ना, वो सब बैकवर्ड होंगी। और मतलब पंचकर्मा के अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं, ठीक है। मेरे को एक दो का नाम पता है, विरेचन, एग्जैक्टली, ठीक है, नस्यम, और ये भी पंचकर्मा का हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और कौन सी टेक्निक किस चीज के लिए यूज होती है? ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखो, पंचकर्मा दो वर्ड से मिला, पंच और कर्मा, दो शब्द जब मिले उनसे बना पंचकर्मा। पंचकर्मा में टोटल 5 प्रोसेसेस होते हैं, इसीलिए उसको पंचकर्मा बोला जाता है। तो वो 5 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? एक तो वमन है, विरेचन है, वस्ती है, एंड वस्ती, नस्यम है और रक्त मोक्षण है। ये 5 तरह के प्रोसेसेस को मिलके बन जाता है पंचकर्मा। इन जैसे हम थोड़ा शॉर्ट में मैं अपने आपके ऑडियंस को बताऊंगी। एग्जैक्टली देखो, एक तो वमन होता है। वमन में क्या होता है ना, मेडिकेटेड एमिसेस होती हैं। हम दोषों को उल्टी के माध्यम से, वॉमिटिंग के माध्यम से बाहर निकालते हैं। किन किन रोगों के लिए किया जा सकता है, मे बी आप समझना चाहें तो वमन जो है ना, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जहां पर भी आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा का प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कफ दोष जब बढ़ जाता है, दैट इज मेनली इंडिकेटेड फॉर वमन। अब दूसरी बात आई विरेचन की। विरेचन हमारा पित्त दोषों को खत्म करने के लिए किया जाता है। और विरेचन क्या होता है? इसमें दोषों को लूज मोशंस के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ गए है ना, जिनको आप डिटॉक्सिफिकेशन कह रहे हैं, यानी कुछ ऐसे दोष आ गए जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारी बॉडी में, रोगों की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उनको हम विरेचन के माध्यम से निकालेंगे। विरेचन मतलब लूज मोशंस। तीसरी बात आती है बस्ती की। बस्ती में क्या होता है? एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा, हम समझाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं। एनीमा तो आप मार्केट में मिलते हैं जो केवल पानी का भी दे देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में नंबर ऑफ दवाइयां होती हैं, जैसे घी, तेल, चिकनाई, काढ़े, शहद, इन सबको डिकॉक्शन, काढ़े बना के उनको अच्छे से मृदन करके लोगों के एनल रूट के थ्रू डाल दिया जाता है। एंड फिर वो दोष वो बाहर निकलता है, कई बार उसको मोशंस के थ्रू, और कई बार वो अंदर भी रुक जाता है। अंदर कब रुकता है वो? जब हमें लोगों को ताकत देनी है, स्ट्रेंथ देनी है ना, तब हम उसको कुछ अंदर डालने के लिए उसमें तेल डाल दिया, चिकनाई डाल दी। तो इवन वो जॉइंट प्रॉब्लम के लिए, मतलब वस्ती जो हो रही है ना, वो वायु को बैलेंस कर रही है। वात रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अभी हमने 3 दोषों के बारे में बात कर ली। वात के बारे में कर ली जो वस्ती से बैलेंस हुआ, पित्त के बारे में बात करी जो विरेचन से बैलेंस हुआ, और हमने कफ के बारे में, वमन के बारे में बात करी जो कि वमन से बैलेंस हुआ। वात पित्त कफ की हो गई। अब 2 प्रोसेस और बात करें हमने, नस्यम और रक्त मोक्षण
तभी मिलके 5 प्रोसेस हुए। नस्यम जो होता है ना, उसमें नोज के थ्रू मेडिसिन डाली जाती है। नोज के थ्रू मतलब आयुर्वेद में ऐसा मेंशन्ड है, नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब जो नोज है ना वो सिर का द्वार है। अगर आपके ब्रेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको वो सॉल्व करनी है ना, तो नस्यम लीजिए। नस्यम में हम क्या कर रहे हैं, नाक में कुछ मेडिसिन डाल रहे हैं। फिर वो क्या हो सकती है, घी हो सकते हैं, तेल हो सकते हैं, है ना, इवन दूध हो सकता है। कुछ कुछ पेशेंट में हम इवन अदरक का रस डालते हैं, किसी किसी में सरसों का तेल डालते हैं, किसी किसी में चूरन भी डालते हैं। मतलब ये नस्यम हो गया। फिर 5वां आया रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण मतलब रक्त मीन्स ब्लड, और उसको बाहर निकालते हैं। वो किन डिजीजेस में निकालते हैं, जितने भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए रक्तमोक्षण इज अ वंडरफुल थेरेपी। मतलब उसमें जो आपका सपोज एक्नी है, पिंपल है, हाँ, अब वो बहुत टाइम से ठीक ही नहीं हो रहा क्योंकि वो रक्त की तुष्टि के कारण है, तो वहां पर आइदर फॉर्म लीच फॉर्म से लीचेस लगा देते हैं, या कपिंग कर देते हैं, अलाबू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से हम कप ब्लड को आउट कर देते हैं। ये किस किस डिजीजेस में, ये जैसे हमने बोला स्किन डिसऑर्डर्स में, इवन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वहां पर भी रक्त इन्वॉल्वमेंट है। ब्लड प्रेशर अगर मैं आपको समझाऊं, कहीं ना कहीं जहां पर ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसको हम जब रक्त को बाहर निकालेंगे तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन का मतलब आप सम है ना। बीपी के कंडीशन में जैसे मैंने देखा है कि लीचीज वाला जो होता है फेस के लिए भी यूज करते हैं, बट इसके लिए कौन से पार्ट पे लीचीज वाला वो करें? जो रक्तमोक्षण है ब्लड प्रेशर के लिए, हम ये क्यूबाइटल फोसा बोला जाता है, यहाँ से भी निकालते हैं। कई बार किसी किसी के जगलर वेन से यहाँ पर से भी निकाल देते हैं। किसी को हेडेक हो रहा है, एक पेशेंट आए थे, मैं यहाँ पर शेयर करूंगी, उनको बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था ब्लड प्रेशर की वजह से, लाइक 170 180 था, बट लेकिन उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे कि उनके दे आर हैविंग सीवियर पेन इन द हेड। तो हमने क्या किया, उनके यहाँ पे दोनों तरफ लीचेस लगा दी। विद इन फ्यू मिनट्स जैसे उन्होंने ब्लड सक किया ना लीचेस ने, तुरंत उनको इंस्टेंट रिलीफ मिला। तो ये चीज वो है कि कई बार यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करूं कि आयुर्वेदा स्लो है। बहुत लोग सोचते हैं भाई आयुर्वेदा तो मैम स्लो है, हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ये जो थेरेपीज होती है, जैसे लीच थेरेपी हो गई या नस्यम हो गया, वो इंस्टेंटली हेडेक में हम एक चूरन होता है, सूचेखर रस होता है, उसको भी नोज में डालते हैं ना, तो उससे भी तुरंत रिलीफ मिलता है। अभी आपने एक्सप्लेन किया, और उस एक्सप्लेनेशन में आपने यूज किया जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी की प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वात का, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ बिल्कुल। देखो हमने 3 चीजें बताई थी अभी, वात पित्त कफ। आयुर्वेद बोलता है कि आयुर्वेद के अनुसार ये 3 दोष हैं। अगर ये तीनों सम अवस्था में रहते हैं ना, बैलेंस स्टेट में है, तो कोई रोग ही नहीं है। और सारे रोग इन्हीं दोषों की ऊपर नीचे होने की वजह से ही होते हैं। अगर आपकी बॉडी में वायु बढ़ गई, वात बढ़ गई, तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जॉइंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपका स्किन ड्राई हो सकता है। और इसी तरह से पित्त की वजह से ना हीट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एसिडिटी हो गया, या पिंपल्स हो गया, या ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो गया, या फिर हमारी आईसाइट जो वीक होती है ना, वो भी जिन जिन पेशेंट के पित्त बॉडी में ज्यादा होगा उनके में वो ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह कफ वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग ओबीज ज्यादा हो जाते हैं, जल्दी मोटे हो जाते हैं, कम खाते हैं, या भूख भी कम लग रही है, स्टिल उनका जो उनकी प्रकृति है ना वो कफज है, तो वो वेट गेन जल्दी कर लेंगे। उनको खांसी का प्रॉब्लम, कफ का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, ये सब चीजें उनको ज्यादा होती है। तो इस तरह से 3 अलग अलग दोष हैं, ये 3 प्रकृति हैं जो कि हमें बाय बर्थ ही मिलती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय उसकी प्रकृति निर्धारित है कि भाई इस बच्चे की प्रकृति ऐसी हो सकती है या ऐसी है, लेकिन वो टाइम के साथ बदलती भी है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो एक एज तक उसमें कफ ज्यादा रहेगा। आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोल्ड कफ होता है, रनिंग नोज होती है, क्योंकि वो बाय नेचर है, वो नेचर है कि भाई बच्चों में कफ की समस्या रहेगी रहेगी। जब एक युवावस्था आती है, कोई यंग गर्ल है या यंग बॉय है, तो उसमें पिंपल ज्यादा आते हैं। रीजन हमें क्लियर है भाई, उनके में पित्त बढ़ता है, वो नेचर है। इसी तरह से जब एज बढ़ जाएगी ना, तो जॉइंट डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, क्योंकि उस समय वायु बढ़ रही है, वो नेचर है भाई, वो तो बढ़नी है। अब आयुर्वेद क्या समझाता है, इसे कैसे बैलेंस करो। ऐसा नहीं है कि बढ़नी है तो बढ़ने दो, नहीं। आयुर्वेद समझाता है कि अगर आपकी बॉडी में वायु बढ़ रही है तो आपको क्या खाना है, पित्त बढ़ रही है तो आपको कैसे उसको बैलेंस करना है, कफ बढ़ रहा है तो उसको कैसे बैलेंस करना है। या ये दोष अगर कम भी हो रहे हैं ना, तब भी प्रॉब्लम है। अगर आपकी बॉडी में पित्त कम हो गया सपोज, तो आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पित्त मतलब एक एसिड है, अगर हम इसको कोरिलेट करें ना, व्हाट इज पित्त, तो हम इसको कह सकते हैं पित्त इज एसिड इन अवर बॉडी। अगर बढ़ गया तो एसिडिटी हो रही है, अगर कम हो गया, एसिड है ही नहीं तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो जाएगा, होगा, आप खाना पचा ही नहीं पाओगे।
तो इस तरह से इनके बढ़ने से और इनके कम होने से, दोनों ही कारणों से दोषों की या रोगों की उत्पत्ति होती है, डिजीजेस होती है। आप कह रहे हो कि चेंजेस होते हैं, आपने एक तो बताया कि ये चेंजेस एज के अकॉर्डिंग भी होते हैं, ठीक है, प्रकृति चेंज होती रहती है, तो क्या कहते हैं ये क्या सीजन्स के अकॉर्डिंग भी होता है? हाँ, बिल्कुल सीजन्स के अकॉर्डिंग होते हैं और इसीलिए आयुर्वेद में बहुत फोकस किया गया है कि ऋतुचर्या, मैं बार-बार बोलती हूँ दिनचर्या का फॉलो करो, ऋतुचर्या करो। जैसे कि गर्मियाँ आएँगी तो हीट बढ़ेगी, बरसात में वायु बढ़ती है, जैसे आपने कई बार फील किया होगा, सर्दियों में जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा, है ना? बारिश होती है तो जोड़ों में दर्द होता है, कभी पुरानी चोट लगी है ना, बरसात में वो भी दर्द करने लगती है। रीज़न क्योंकि आपकी वायु प्रकृति के हिसाब से मतलब जो नेचर है ना, एनवायरनमेंट है, वो उसमें वायु बढ़ी हुई है तो आपकी बॉडी में वायु बढ़ेगी। कफ की प्रॉब्लम सर्दियों में ज़्यादा होती है। तो मतलब आपकी प्रकृति और यहाँ पे 2 चीज़ें विकृति, प्रकृति और विकृति। प्रकृति तो आपके बचपन से जैसी हुई वैसी हुई। अब जब ऋतुओं के हिसाब से या आपके बॉडी में खान-पान की गड़बड़ होने से, सपोज़ आपने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खा लिया, है ना? तो आपकी बॉडी में फॉर द टाइम बीइंग पित्त बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने पित्त वाली चीज़ें, पित्तवर्धन वाली चीज़ें खा ली। तो ऐसा हो जाता है कि आप ऋतु के हिसाब से खा लो या आपके खान-पान के हिसाब से, इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, आपकी प्रकृति फॉर द टाइमिंग चेंज हो सकती है। बिल्कुल। जो दोष हैं, उनके अकॉर्डिंग लोगों को कैसा खान-पान रखना चाहिए? आप उसको एक्सप्लेन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें दोषों के हिसाब से कैसा खान-पान रखना चाहिए। बात 3 प्रकृति की हो रही है, हाँ, वात, पित्त एंड कफ, तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। वात वाले जो पुरुष हैं, जो पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें नरिशिंग डाइट एंड ईज़िली टू डाइजेस्ट डाइट, जैसे कि एक तो उनको हमेशा गरम खाना खाना चाहिए, ठीक है? हमेशा वार्म खाना खाएँ, ज़्यादा ठंडा खाना ना खाएँ, फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड पानी उनको बहुत नुकसान करेगा, रूखा भोजन उन्हें बहुत नुकसान करेगा। वायु वाले प्रकृति वालों को हमेशा घी ऐड करना चाहिए, ठीक है? एंड बेसिकली हम 2 चीज़ें यहाँ पर बोलेंगे, एक तो वार्म नरिशिंग डाइट और घी उनका ज़रूर खाना है। सेकंड, पित्त वालों के लिए लेस स्पाइसी, मिर्च मसाला जितना कम खाएँगे, पित्त प्रकृति वाले उतने ही डिज़ीज़ फ्री रहेंगे। सेकंड, उन्हें गरम चीज़ें नहीं खानी है। पित्त क्योंकि हमें हीट को अवॉइड करना है, तो हमें उन्हें कूलिंग चीज़ें जो होती हैं ना, वो हेल्प करेगी। तीसरी चीज़ आती है कफ। कफ वाले लोगों को हमें भी ठंडा खाना नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में कफ मतलब ठंडी है ना, हम बात कर रहे हैं कि कफ से खाँसी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, ज़ुकाम, तो क्लियर है कि हम उनको गरम खाना, लेकिन उनको ज़्यादा घी नहीं खाना। कफ वालों को हेवी चीज़ें नहीं खानी, कफ वालों को लघु आहार खाना है। वात और कफ में दोनों में थोड़ा-सा यही चेंज है। वात वालों को जहाँ पर हमें घी खाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, कफ वालों को घी थोड़ा-सा अवॉइड करना है। जैसे कि उनको हमें रूक्ष भोजन बोलेंगे कि आप उनको मुरमुरे हो गया या फिर रूक्ष में और क्या-क्या चीज़ें आ सकते हैं, लाई हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें कफ वाले ना खाएँ, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएँ। जो वायु वाले लोग हैं ना, उन्हें मीठी चीज़ें हेल्प करेंगी, मधुर रस उनको हेल्प करेगा, लेकिन मधुर रस चीनी वाला नहीं होना चाहिए। उनके लिए खजूर हो गया, किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया, ये वाली चीज़ें वायु वालों के लिए श्रेष्ठ है, बेस्ट है, वो लोग खाएँगे। गुड इज़ गुड फॉर ऑल, बट लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जो सफ़ेद चीनी होती है ना, कुछ चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करनी चाहिए, जैसे सफ़ेद चीनी नहीं खाइए, मैदा की चीज़ें मत खाइए, है ना? एंड व्हाइट सॉल्ट भी अवॉइड करके रॉक सॉल्ट, जो पिंक सॉल्ट होता है ना, वो बेस्ट है, वो खाइए। पर क्या मतलब व्हाइट सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है? तो पिंक सॉल्ट उसको कैसे वो कवर अप करता है? देखिए नेहा, क्या होता है ना, आयोडीन जो है, ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्ट के माध्यम से लेना है। आयोडीन हमारे जो फूड खा रहे हैं ना, पोटैटो है या फिर हम कहेंगे टर्निप है, वो इन चीज़ों में भी होता है। जितना हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है ना, वो एक इंडियन डाइट ले ही लेता है। तो इसलिए आपको एडिशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको आयोडाइज़्ड सॉल्ट लेना चाहिए। आज से पहले एंशिएंट टाइम में कोई आयोडाइज़्ड सॉल्ट नहीं लिया जाता था। तब से ही थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी जब से आयोडाइज़्ड सॉल्ट चल गया। बिकॉज़ और ऐसे भी क्लेम्स हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट हुआ जाता था। मैं ज़्यादा यहाँ कमेंट नहीं करूँगी, बट लेकिन हाँ, हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें इतना आयोडीन है जो हमारी नीड है ना, उसको फुलफिल कर सकता है। या हम मिक्स कर सकते हैं या बिल्कुल ही अवॉइड एग्जैक्टली करना नहीं, चाहिए? मिक्सिंग इज ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ डाइट ऐसी हैं कि जो पोटैटोज नहीं ले रहे हैं, टर्निप नहीं ले रहे हैं, तो मिक्सिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन रेदर देन कि हम केवल आयोडाइज सॉल्ट खाएं। ठीक।
जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, आप नाड़ी के थ्रू उनको वात पित्त और कफ का बताते हैं कि उनका बॉडी टाइप किस तरह का है, उनकी प्रकृति क्या है। बट अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके आसपास कोई आयुर्वेदा क्लिनिक नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो उनको कैसे पता चले कि उनकी प्रकृति क्या है? बहुत सही क्वेश्चन है नेहा। हम लोगों को अपनी प्रकृति जानना उतना ही ज़रूरी है कि जैसे मैं कहूँ कि हमें अपना नेचर जानना या हमें हमारे पास क्या है, मेन हमारे पास ये धन है ना? अगर हमें पता होना चाहिए भई हमारे पास बेसिकली है क्या? तो वात, पित्त, कफ और ये चीज़ें मुझे लगता है एक स्कूल में होनी चाहिए। मतलब जिससे बच्चा अवेयर हो जाए। और आज मैं सुबह मॉर्निंग में ही एक न्यूज़ देख रही थी कि एनसीईआरटी में इस आज की ये न्यूज़ है कि 6th, 7th, 8th में ना आयुर्वेदा का चैप्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हो जाएगा जिससे कि लोगों को, बच्चों को जब ये अवेयरनेस हो जाएगी ना कि भाई मेरी प्रकृति ये है, तो मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, ये उस लेवल पे पता होना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो। खैर, वात वाली जो प्रकृति होती है ना, वो जो पुरुष होते हैं, वो नॉर्मली पतले होंगे, ठीक है? वो कुछ लोग आपने देखा भी होगा अपने फैमिली में आस-पास कि वो कहते हैं भाई मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, स्टिल मेरा वेट नहीं बढ़ता। बट ये सिर्फ जेंट्स के लिए है या दोनों के लिए, फीमेल्स दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए कॉमन चीजें आयुर्वेद में वर्णन है कि वायु वाले जो पुरुष होंगे पतले होंगे, टॉल होंगे, उनकी बोन्स पतली पतली होंगी, उनकी जो नसें हैं ना वो आपको थोड़ी प्रोमिनेंट दिखाई देंगी, ठीक है? एंड वो थोड़ा फास्ट बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं। और वो जल्दी से मतलब ना हम ऐसा बोल सकते हैं उनकी जो स्किन है ड्राई होगी, हेयर्स रफ हो सकते हैं। एंड विंटर्स में वो बिना ऑयलिंग के नहीं रह पाते, लिप्स उनके जल्दी चॉप हो जाएंगे। ये सारी जो लक्षण हैं वायु के हैं। इसी तरह से पित्त वाले हैं ना, जब जैसे वैसे हम लोग तो क्योंकि हमने अध्ययन किया है, पढ़ाई करी है, तो जैसे पेशेंट एंट्री करता है ना, एक उसका ऑरा देख के हमें पता चल जाता है भाई ये पेशेंट इस प्रकृति का है। बट क्वेश्चंस को और हम समझें तो जो पित्त वाले होंगे वो यूजुअली आपका फेस उनका रेड होगा, थोड़ा सा उनका लगेगा आपको एक ही रेडनेस है। हाँ, उन लोगों को गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, पित्त वाले प्रकृति वाले। हम कई बार पेशेंट से हमें पूछना भी पड़ता है कि क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है, तो कोई कहेगा नहीं मैम हमें गुस्सा नहीं आता। दैट मीन्स दे आर वो टुवर्ड्स कफ प्रकृति। तो पित्त वालों को गुस्सा जल्दी आ जाएगा एंड वो जल्दी मतलब इरिटेट हो जाते हैं। उनको भूख बहुत लगती है, पित्त वालों को भूख मतलब भूख डाइट उनका ज्यादा होता है। हेयर्स उनके जल्दी ग्रे हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण पित्त वालों के होते हैं। इसी तरह से जो कफ वाले पुरुष होंगे ना, वो कफ कम भी खाएंगे ना, उनका वेट जल्दी बढ़ जाएगा। उनको मतलब और वो बहुत लाइक बहुत चीजों को सोच समझ के काम करते हैं। जो वायु वाले लोग हैं वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, उनको लगता है हमेशा उनके माइंड में ना हरीनेस रहती है, भाई जल्दी करो खत्म करो। लेकिन कफ वाले जो पुरुष होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो थोड़े कूल होते हैं, चीजों को समझ के काम करेंगे। या फिर उनको, और हम बात करें उनकी जो स्किन होगी सॉफ्ट होगी, सप्पल होगी, ग्लो होगा। एक चेहरे पे भले ही वो कुछ भी ना लगाए बट उनके ना एक स्किन पे ग्लो अंदर से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ लक्षण हैं। और भी डीप हम जैसे कई बार हमें क्वेश्चनियर एक बना के रखते हैं कि उनसे पेशेंट से पूछते हैं भाई। और अगर मैं क्लियर बात करूं तो वायु वाले पेशेंट को ना कई बार कॉन्स्टिपेशन का बहुत रहता है, उनको अक्सर पेट खराब रहेगा वात वाले पेशेंट का। तो इस तरह से कुछ लक्षण हैं जिनको हम जान के समझ सकते हैं कि क्या उनकी प्रकृति है। आई होप कि ऑडियंस को कुछ क्लियर हुआ होगा और आगे चल के उसको फॉलो करके कोशिश कर सकते हैं। जो हमारे आगे टिप्स आएंगे उसमें अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से वो लोग फॉलो कर सकेंगे। हाँ। तो अभी जो आपने बताया ना कि वात पित्त और कफ का कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम नेचर देखते हैं किसी की तो जज करते टाइम ऐसा लगता है कि यार ये वाला पॉइंट है मेरे अंदर, ये फिर दूसरा पॉइंट भी लग रहा है कि हाँ ये भी है शायद कुछ पॉइंट। तो क्या ये मिक्सचर में भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मिक्सचर में भी होता है। जैसे ना प्रकृति प्रोमिनेंट होती है, ऐसे बोला गया है वाततम, पित्तर और पित्तम। मतलब क्या चीज सबसे ज्यादा है, अगर वो सबसे ज्यादा है तो उसको मोस्ट प्रोमिनेंट बोला जाएगा। मे बी जैसे मैं अपनी बारे में बात करूं तो मेरे में वात ज्यादा है, नो कि मेरे में अंदर वात ज्यादा है तो मुझे उसी हिसाब से मैं खान पान रखती हूँ, लेकिन मेरे में कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ गुण पित्त के भी हैं। तो वात ज्यादा है, नेक्स्ट पित्त है, फिर कफ भी होता है। तो हर एक पर्सन का सबके अलग अलग होते हैं। लाइक मे बी 70% आप में कफ हो, फिर नेक्स्ट पित्त जो है 20% हो, वात 10% हो, ऐसा हो सकता है कि मिक्सचर में। एग्जैक्टली हर किसी को फिर तीनों प्रकृति के हिसाब से खाना वगैरह खाना चाहिए या फिर ये कैसे जज कर सकते हैं? अगर आपकी बॉडी में वायु ज्यादा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वायु वाला ज्यादा, उसके विपरीत आहार ज्यादा करो।
और ये क्या होता है ना, ऋतु के हिसाब से, जैसे कि बरसात में आपकी वायु बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो उस समय अब 3 चीजें हैं, वात पित्त, मैंने बोला आपकी बॉडी में वात और पित्त ज्यादा है, तो वात आपका बरसात में ज्यादा बढ़ गया है, चेंज हुआ मौसम, तो उस समय आपका पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा, मे बी उस समय आपका पित्त 20 की जगह 40% आ जाए। तो इस तरह से आप एक, यहाँ पर मेरे को लगता है एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का रोल थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। आप पेशेंट को या पर्सन को एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके अपना एक डाइट प्लान बनवा लेना चाहिए, अपनी प्रकृति एसेस करवा लें, फिर वो आपको बता देगा कि आपको ये चीजें इस मौसम में परहेज रखनी है जिससे बैलेंस में हो। और हर एक के लिए, इसीलिए कहते हैं कि आयुर्वेद जो है ना कस्टमाइज होता है, मतलब हर एक पर्सन के लिए आयुर्वेद जो है वो अलग है, हम अब उसके प्रकृति के हिसाब से ही उसे दवाइयां देते हैं, भोजन भी हम उनको उसी हिसाब से एडवाइस करते हैं। तो आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो कि हर प्रकृति के लोग, मतलब मौसम के हिसाब से, जिस तरह से आपने बताया, आप थोड़ा सा लोग जज कर सकते होंगे कि हाँ इस मौसम में मेरी ये प्रकृति बढ़ सकती है, या सीजन के अकॉर्डिंग आप कुछ टिप्स दो कि सर्दियों में कैसा भोजन रखना चाहिए, गर्मियों में कैसा, बरसात में किस तरह का रहेगा। नेहा, मैं आपको एक कुछ जनरल टिप्स देती हूँ जो कि आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और बहुत हद तक लोग फॉलो नहीं करते हैं। आयुर्वेद में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और वो कोई प्रकृति वाइज नहीं है, मतलब हर एवरीवन शुड फॉलो। और हमें ये बच्चों से ही, अपने बच्चों को ही उनको समझाना चाहिए कि फ्रॉम द वेरी व्हेन दे आर वेरी यंग, तब से ही वो फॉलो करना शुरू करें। जिसमें मैं एक नंबर 1 बोलूंगी, नस्यम। नस्यम एक आयुर्वेदिक प्रोसेस है जिसमें नाक के अंदर ऑयल्स, या फिर हमने बात करी थी अलग अलग काढ़े, चूरन और इस तरह की चीजें डाली जाती हैं। लेकिन नस्यम जो एक प्रोसेस में, अगर हम डेली ब्रशिंग का अपने बच्चों को हैबिट डालते हैं, हम डेली बच्चों को हैंड वॉश का हैबिट डालते हैं, लेकिन बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो इन्होंने बच्चों को, या हम लोग भी ये फॉलो करते हैं कि नाक के अंदर तेल डालना है। नेवर। हम सर पे, सब लोग बोलते हैं बच्चों की हेड मसाज कर देते हैं, लेकिन कभी हमने, शायद ही कुछ होगा जो नाक के अंदर तेल डाला हो। लेकिन नाक के अंदर तेल डालना इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा कि हमें हैबिट डालना चाहिए कि अपने रूटीन, अपने घर में एक सीक्रेट रखना चाहिए, या अपने घर में एक डेली रिचुअल रखना चाहिए कि नाक के अंदर हमें डेली ऑयल डालना ही है। ऑयल कैन बी सिंपल गाय का घी, कोई आपको ऐसा मेजर ऑयल नहीं लिखना, सिंपल गाय का प्योर देसी घी लें एंड उसे एक एक ड्रॉप नाक में डालना शुरू करें। एंड सेकेंड रिचुअल में, या सेकेंड जो रेजिम बताऊंगी वो ये है कि इसी तरह से हमें हेड पे मसाज करना चाहिए। सिर में तेल डालने का भी आजकल एक फैशन हो गया है कि भाई नहीं डालते। हाँ। मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, और बच्चों के लिए तो हेड ऑयलिंग इज वेरी वेरी जरूरी। मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं कि जो जिनके सर पे तेल डाला हुआ मिलता है। पहले हमारे पेरेंट्स या हम लोगों ने तो बहुत डाला है, लेकिन स्कूल में हमारे भी डालते जाते थे। लेकिन आजकल बच्चों के डाल दो ना, जैसे इसकी भाई नहीं डालना, चिपकू लग रहे हैं। लेकिन हमें एटलीस्ट, चलो स्कूल में नहीं डाल के जाना, तो आप हफ्ते में 2 दिन तो उनके अच्छे से ऑयल मसाज करो। कि केवल हेड मसाज से आपकी स्कैल्प की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही, बल्कि हेड जो है ना, उत्तमांग बोला गया है। उत्तम मीन्स जितने भी हमारे अंग है ना बॉडी के, हेड जो है दैट इज द बेस्ट, या फिर वो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। और ये जो हमारा, हम सर पे तेल डालते हैं ना, आयुर्वेद में नंबर ऑफ तेल्स हैं, जैसे ब्राह्मी तेल है, या फिर हम कह सकते हैं बालों के लिए भृंगराज तेल है, सिंपल तेल है। तो आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेगा। हम आज के टाइम पे देखते हैं बहुत लोगों को हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को प्री मैच्योर। एक मेरे पास बच्चा आया था, उसको 9-10 साल का बच्चा था और उसके बाल ग्रे हो रहे थे। जब मैंने मदर से हिस्ट्री ली तो बस बचपन में उसने कभी 1-2 साल तेल डाला, उसके बाद कभी तेल डाला ही नहीं है। एंड हार्ड शैम्पूज यूज कर रहे हैं, हेवी शैम्पूज यूज, केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज कर रहे हैं। बड़ा खराब भी लगता है देख के इतने छोटे बच्चों को ये सब चीजें देखते हुए। तो यहाँ पर मैं दूसरा रिचुअल यही बोलूंगी, बच्चों के सिर पे, अपने हेड पे जरूर ऑयलिंग करें। तीसरी चीज, अगर आप फुल बॉडी ऑयल नहीं कर सकते ना, पाद अभ्यंग करें। पाद अभ्यंग इज बेसिकली आपके फुट मसाज। आप केवल 2 से 5 मिनट का टाइम लगा निकालिए, रात को सोते समय फुट मसाज करके सोएं। क्या चेंजेस आप फील करेंगे, आपकी आई साइट अच्छी होगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हमारे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि जितनी भी हमारी बॉडी की नसें हैं ना, वो पैरों पे मिलती हैं। आप हथेलियों पे तेल लगाओ, पैरों पे तेल लगाओ। तीसरी चीज, मैं तेल का बहुत यूज बता रही हूँ, नाभि पे तेल डाल के सोइए। सर्दियों में, अभी विंटर्स का मौसम आने वाला है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ड्राई स्किन, चॉप्ड स्किन। तो नाभि पे 2 बूंद, अपनी ये सारी चीजें ना बैड साइड पर ही लोगों के होनी चाहिए, नाभि पे 2 बूंद ऑयल डाल के सो जाइए। तीसरी चीज होगी। चौथी चीज, एक मैं नेक्स्ट आपको एक और चीज बोलती हूँ, एक आता है कि गंडूश एंड कवल। 2 आयुर्वेद में चीजें बताई गई हैं। वो है ऑयल पुलिंग। आजकल वेस्टर्न जो कंट्रीज है ना, वो लोग ऑयल पुलिंग के नाम से इसे खूब फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है, और हमारे बुक्स में मेंशन्ड है और हम लोग भूल गए उसे।
अब ओरल कैविटीज की, दांतों की इतनी समस्या लोगों को आ रही है कि छोटे छोटे बच्चों को आरसीटी हो रहा है और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर ये ऑयल पुलिंग वाला सिस्टम फॉलो किया जाए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ऑयल पुलिंग क्या होता है, ये वेस्टर्न नाम ने मतलब टर्म दे दी ऑयल पुलिंग। आयुर्वेद में इसे गंडूश बोला गया। गंडूश में क्या होता है, जैसे हम ब्रशिंग तो करते हैं ना टीथ का, तो आपको अपने हर एक के वॉशरूम्स बाथरूम्स में एक ऑयल की बोतल रखो। ऑयल सिंपल तेल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, और अगर थोड़ा सा और हैवी आप अच्छा लेना चाहते हो तो अरीमेद आदि कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं। आपको 2 कैप 10 ml ऑयल अपने मुंह में डाला, उसको अच्छे से स्विश किया, रोटेट किया, एंड मेंशन्ड है कि आपको ऐसे तो 5-10 मिनट कर लेना चाहिए, बट अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ समय के लिए तो करिए एंड देन उसको थ्रो कर दीजिए। तो मुंह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ओरल कैविटी की, वो सारी फ्लश आउट होगी, आपके दांत दृढ़ हो जाएंगे, आपके गम्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से हम जो छोटी छोटी प्रोसेसेस हम बता सकते हैं, एक है त्रिफला पानी से आई वॉश। आज के टाइम पे सभी लोग, या आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मैं बोलूंगी, इतना स्क्रीन टाइम है, लोग कंप्यूटर्स पे लगे हुए हैं या फिर फोन में लगे हुए हैं, नहीं, कम करना चाहिए। नहीं कर सकते हो, आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, तो एटलीस्ट त्रिफला से आईज वॉश करो। त्रिफला का डिकॉक्शन बनाओ। कितना मतलब उसका रेशियो क्या रहना चाहिए? त्रिफला, आपने 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर लिया, 5 ग्राम त्रिफला का पाउडर लिया, 1 ग्लास पानी में बॉईल कर लिया, छान लिया। छोटे छोटे आई कप आते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, मिल जाएंगे। नहीं करना तो आप सिंपल हथेली पे रखो आंखों को एंड देन उसमें डिप करो, आंखों खोलो बंद करो। तो जितनी भी आईज की प्रॉब्लम्स है, मतलब एटलीस्ट ड्राई आईज, आईज का जो स्ट्रेन पड़ रहा है स्क्रीन देख देख के, वो कम होता है। तो ये कुछ रिचुअल्स हैं जो हमें डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए। I follow this oil filling वाला अच्छा, thing। यू फॉलो। हाँ, गुड। चाहे कभी मतलब वीक में 2-3 बार भी करते हैं तो आई कैन सी कि उसमें कितने चेंजेस आते हैं। सेकेंडली जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मतलब आपका ओरल हेल्थ को लेके नहीं है, और भी चीजें वो वाइज आप बताओ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब देखो, हमारा जो सिक्रीशंस है ना, माउथ का डाइजेशन एक तरह से मैं बोलूंगी मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमने खाना खाया, मुंह में गया, सलाइवा मिक्स हुआ। अगर आप ये ऑयल पुलिंग करोगे ना, आपका जो सलाइवा है उसके में जो एंजाइम्स है ना, वो अच्छे रिलीज होंगे, दूषित एंजाइम नहीं रिलीज होंगे। तो ये आपने, बल्कि मुझे, मैं बोलूंगी सही बोला कि केवल ये प्रॉब्लम यहाँ की सॉल्व नहीं करता, ये आपकी पूरी डाइजेशन को ठीक कर देता है। क्यों, आपके मुंह के जो सलाइवा से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं ना, वो अच्छे रिलीज हो रहे हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जहां खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। मतलब आयुर्वेद तो ये बिलीव करता है कि आपकी जो सारी समस्या है ना, दैट इज फ्रॉम पेट इन ओनली। आपका डाइजेशन अगर सुदृढ़ है, स्ट्रांग है ना, तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं ना अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि कभी तो करके देखो, तो बच्चों को पर वो लगता है कि क्या कहते हैं, मुंह में है ना जैसे ऑयल रह गया ये सब, तो उसका मतलब ऑयल बोलिंग के बाद नॉर्मल ब्रशिंग आई फॉलो दैट कि मैं ऑयल बोलिंग करके फिर ब्रश कर लेती हूँ। कभी कभी वो 1 मिनट की बोलिंग रहती है, कभी कभी वो 3-4 मिनट की हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो और एक चीज और है कि मुझे जो पता था उसमें ये था कि अगर हम वहाँ पे स्पिट करते हैं, क्या कहते हैं, वॉश बेसिन में या किसी ड्रेनेज उसमें, तो वो ब्लॉकेज का इशू आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या टिप्स दोगे? आप सही कह रहे हो कि ये चीज होती है कि ना, कई बार हम बच्चे नहीं करते, एक तो ये चीज थी। तो ऐसे में ना, मेरे साथ भी ये होता है, तो मैं अपने बच्चों को कोकोनट ऑयल बोलती हूँ। तो वहां पर वो टेस्ट उसका इतना खराब नहीं होता। अगर हम तेल लें या अरीमेदादी या कोई मेडिकेटेड ऑयल लें, तो ये समस्या नहीं आती है। तो तिल हम सिंपल कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग बच्चों को करवाएंगे। और जो फीमेल्स जब ये सुनती है ना कि जब मैं अपने पेशेंट को कई बार एक्सप्लेन करती हूँ ओरल कैविटीज के साथ साथ में उनको एक लाइन और बोल देती हूँ कि आपकी एज को डिले करता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कर लेती है कि आपकी जो फाइन लाइंस हैं या एज लाइंस है ना, वो कम होती है। और है, ऐसा है कि जब आप मुंह में भरोगे, स्ट्रेच करोगे माउथ को ना, तो एक्सरसाइज हो गई आपकी माउथ की, फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज हो गई, तो वो कम होगी। तीसरी चीज हम बात कर रहे थे नेहा, कि आप बोल रहे थे कि ये क्लॉगिंग वाली बात। हाँ, ऐसा होता है कि हमें थ्रो कहाँ करना चाहिए ना, तो हमें जब भी करें तो थोड़ा सा वार्म वाटर ले लें उसके साथ, तो वो क्लॉगिंग का इश्यू ज्यादा नहीं आता। तो आपके उसके साथ वार्म वाटर के साथ उसको थ्रो आउट कर दे। और आप ये भी फील करोगे जब आप उसको अच्छे से स्विश करते हो ना, तो तेल तो उसमें, आप जब वॉश बेसिन पे देखोगे वो तेल नहीं रहता, वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, उसकी पूरी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, तो इतने इश्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, अभी आपने ऑयल पुलिंग के लिए बताया,
ठीक है, आपने उसमें त्रिफला का भी जिक्र किया। हाँ। तो त्रिफला के और क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये वाला जो आंख धोने वाला है ये मैंने आपसे पता किया, Okay. बट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। त्रिफला इज माय फेवरेट मेडिसिन। बहुत सारी मेरी फेवरेट मेडिसिन है जिसमें त्रिफला भी एक है। त्रिफला का मैं कई तरीके से प्रयोग करती हूँ, कई चीजों में प्रयोग करती यूज करती हूँ। त्रिफला हमारा पेट साफ करता है, सबसे इम्पोर्टेंट, और पेट साफ रहेगा तो आपको कोई रोग ही नहीं होगा। सेकेंड हमारा मैं इवन फेस पैक्स में, है ना, फेस के आप कई बार पेशेंट को ना कुछ समझ में नहीं आता है, पेशेंट कहता है मैम कुछ ऐसी चीज बता दीजिए, फोन पे मेरे से पूछ रहे हैं कि उसके एक्नी हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, मैम क्या यूज करें। मैं उनसे पूछ रही हूँ आप कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैम मैं किसी भी कंपनी का नाम बताया, इसका यूज कर रही हूँ। तो आई सेड, मैं उनको बोलती हूँ आप त्रिफला और ले लो, अपने फेस पैक में थोड़ा सा त्रिफला मिक्स करो, जस्ट रब करो एंड देन अप्लाई, तो ज्यादा क्लीनिंग हो जाता है। वो चीज भी है, जिनका ऑयली फेस है ना, त्रिफला से उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। सेकंड, आप मेहंदी हीना अगर बालों में लगा रहे हो, आपको चाहिए कि उसके अंदर देखो त्रिफला में 3 चीजें हैं, हरड़, बहेड़ा एंड आंवला। आंवला जो है बहुत ही अच्छा है बालों के लिए, बहुत अच्छी चीज है। तो हीना आप बालों में लगा रहे हो, या हीना नहीं भी लगा रहे ना, त्रिफला को आप दही में मिक्स करो एंड बालों के रूट्स पे लगाओ, बहुत अच्छा शोधन, बाल के आपका जो ऑयली स्कैल्प है, डेंड्रफ है, वो खत्म होगा, हेयर्स अच्छे होंगे। तो ये चीजें हो गया। एंड त्रिफला शोधन है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, चैनल्स को साफ करता है। मतलब कहीं भी ना, हम लोग जो यहाँ पर जो रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, हमारा जो खान पान है बहुत प्योर नहीं है, तो त्रिफला एक तरह से शोधन की प्रक्रिया है। मतलब आप पंचकर्म नहीं करवा पा रहे हो, आप दूर हो सपोज, हाँ नहीं है, नहीं बस ये है, नहीं पॉसिबल है, टाइम नहीं है, जो भी मतलब डॉक्टर से अवेलेबल नहीं है, तो आप त्रिफला खाते रहो। और त्रिफला क्या है ना, तीनों दोषों को बैलेंस करता है, ये भी है, मतलब कोई भी खा सकता है। हाँ, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए एक ही औषध नहीं खानी चाहिए, चाहे फिर वो त्रिफला हो। तो आप बीच में सपोज 1 महीना लिया, 2 4 5 दिन का गैप कर दो और अपनी अपनी प्रकृति देखो, भाई ड्राइनेस तो नहीं हो रही है, या त्रिफला हमने गुनगुने पानी से लो, ऐसा भी हम बोलते हैं। किसी किसी पेशेंट को हम शहद के साथ बोलते हैं कि शहद के साथ लो, जब अगर आपकी बॉडी में कमजोरी हो रही है। जैसे क्या होता है ना, त्रिफला लेने से पेट साफ हो रहा है, तो जो बहुत लीन एंड थिन वाले पेशेंट है, कमजोर पेशेंट है, तो उन्हें कमजोरी फील हो सकती है, भाई पेट ज्यादा साफ हो गया, तो दे मे समटाइम फील्स वीक। तो ऐसे में हम उनको शहद के साथ लेने के लिए बोलते हैं कि आप शहद के पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी का या वार्म वाटर करो, उसमें शहद डालो, त्रिफला लो, तो आपको वीकनेस भी नहीं होती है। तो इसकी क्या क्वांटिटी रहनी चाहिए और क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए? त्रिफला का क्वांटिटी यूजुअली 3 to 5 ग्राम्स हम बोलते हैं, 3 से 5 ग्राम। कई बार ज्यादा भी बोलना पड़ता है, पेशेंट ओबीज है, 140 150 केजी के भी पेशेंट आ जाते हैं, उनको हमें शोधन करवाना है, तो हम उनको ज्यादा भी बोल देते हैं। एंड इसका जो टाइमिंग्स है, सुबह भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं भोजन से। वो थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से डीप हो जाएगा, मतलब हमें समझना पड़ता है पेशेंट को कि इसको हम किस पर्पज से दे रहे हैं। पर्पस मीन्स रसायन भी है, और ये एज अ मतलब एज अ टॉनिक भी है, एज अ दवाई भी है, एज अ टॉनिक भी है। मतलब आप जस्ट एक वेलनेस के लिए लेना चाह रहे हो, तो आधा चम्मच रात को सोते समय हर कोई ले सकता है, गुनगुने पानी के साथ। यस, दिस वुड बी द लास्ट थिंग बिफोर दैट। यस। तो अभी जैसे आपने बताया कि प्रकृति के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से हमें डाइट में चेंजेस करने चाहिए। अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं, और विंटर से पहले दिल्ली, एनसीआर और बहुत सारे पंजाब वगैरह में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन के ड्यूरिंग दिस टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कौन कौन से टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं आयुर्वेदा के इसको क्योर करने के लिए? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक तो नाक में जैसे में हमें तेल डेली बेसिस पे डालना है, और ये पोल्यूशन जो है ना, हमारा इम्यून सिस्टम को डाउन करता है, तो एक च्यवनप्राश का डेली बेसिस पे यूज करिए। ये जो विंटर्स में च्यवनप्राश इज अ बून, मतलब एक ऐसा हेल्थ टॉनिक है आयुर्वेद में, अगर आप डेली बेसिस पे वो लोगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। फेस पे आपको ड्राइनेस होगा, हवा चलेगी, ठंडी हवा होगी, तो फेस पे ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें। एंड बच्चों को इम्यूनिटी, बच्चों को एंड बड़े लोगों को, सीनियर सिटीजन को ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा परेशान करता है। जिन लोगों को अस्थमा है, उन लोगों के लिए वाकई में मतलब इट्स रियली हेक्टिक डेज कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो बताते हैं कि उनके बच्चे विंटर्स में या इस वाले पोल्यूशन में स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक स्वर्ण प्राशन एक चीज होती है जो आयुर्वेद में जिसका वर्णन है, जो बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करती है। तो आई सजेस्ट एवरी पेशेंट, एवरी पेरेंट्स, एवरी आई एडवाइस कि हर एक को स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को जरूर कराना चाहिए। स्वर्ण प्राशन ना इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंड ये इवन इस पे रिसर्चेस बहुत हैं कि
किस तरह से बढ़ाता है या कैसे करता है, उसमें गोल्ड की भस्म को घी एंड शहद के साथ चटाया जाता है, जिससे कि इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो स्वर्ण प्राशन जरूर करें, च्यवनप्राश सीनियर सिटीजन बच्चे जरूर खाएं, नाक में तिल का तेल डालें। ये 3 टिप्स तो जरूर फॉलो करें। एक चीज और, रात को सोते समय गुड़ जरूर खाएं। नॉन डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक हैं वो तो अवॉइड करें, लेकिन हाँ जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं वो देसी गुड़ रात को सोते समय खाएं, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। हल्दी इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, कि आप दूध में हल्दी, कच्ची हल्दी को क्रश करें, बॉईल करें एंड वो वाला दूध पिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके इस पोल्यूटेंट एयर जो है उससे बचा जा सकता है। और जिनको ये क्या कहते हैं, मिल्क से एलर्जी है, उनको क्या करना चाहिए फिर? तो हल्दी की टैबलेट्स आती हैं, सिंपल हल्दी को आप ऐसे भी फाँक सकते हैं, कच्ची हल्दी एंड आंवले को मिक्स करके उसका अचार या उसकी चटनी बना के खा सकते हैं। ठीक है, तो हल्दी अगर पानी के साथ ले तो वो नो हार्म, ले सकते हैं। और गूंदना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अभी आपने ऑयल्स के लिए बताया था कि नाक में देसी घी डालना है, ठीक है। नाक में और क्या चीजें डाल सकते हैं देसी घी के अलावा? हाँ, देखो नेहा, कुछ ऑयल्स में यहाँ पर बताना चाहूंगी। एक तो नाक में ना जिनकी ब्लैमिशेस हैं, चेहरे पे झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है ना, तो एक आयुर्वेद में ऑयल है कुमकुमादी तेल, ठीक है। केसर का बना हुआ तेल होता है वो, केसर उसमें यूज होता है एंड दैट इज वेरी गुड। आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो और नोज में अगर 2-2 ड्रॉप्स डाले ना तो पिगमेंटेशन को कम करता है। इसी तरह से एक यष्टि मधु तेल आता है जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप नाक में उस तेल को डालोगे, दैट इज द ऑयल ऑफ मुलेठी, तो आप कुछ समय के लिए डालो एंड यू विल फील चेंज, कि भाई जो हम नोज में ऑयल डालते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्कैल्प पे जाके काम करेगा। और दैट इज वेरी गुड थिंग कि आप नाक में यष्टि मधु तेल डाल सकते हो, कुमकुमादी फॉर स्किन ग्लो के लिए डाल सकते हो, तिल का तेल हमने, दैट अणु तेल। और एक अणु तेल है, अणु तेल इज अणु तेल जो कोविड में बहुत यूज हुआ था, मतलब किट्स वगैरह बन के आई थी एंड दैट इज अगेन, मतलब आपकी अणु तेल तो नेसल ब्लॉकेज है, स्टेरॉइड्स के बच्चे ड्रॉप्स डालते हैं, पंप वगैरह लेते हैं जो इतने हार्मफुल होते हैं। हर एक के घर में अणु तेल होना ही चाहिए। अणु तेल किसी भी अच्छी कंपनी का आप परचेज करो, नाक में डालो, कोई नुकसान नहीं है, सारे फायदे ही फायदे हैं। तो स्वर्ण प्राशन हुआ, अणु तेल हुआ, ये सब मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी का इशू आता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से लें। हर जगह पे आयुर्वेदिक क्लिनिक्स बहुत कम है, ठीक है। तो वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं? बेस्ट सोर्स क्या होता है? देखो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी किसी भी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर से। आजकल बात सही है, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या नहीं है, बट लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन सब जगह अवेलेबल होती हैं, तो आप वहां से कंसल्ट करें, थ्रू कुरियर, थ्रू पोर्टर या इस तरह के जितने भी डिलीवरी मेथड्स है ना, उनके थ्रू बच्चों को मंगवाएं। लेकिन आपका जो स्वर्ण प्राशन है, बिलीव मी, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 2011 और आई हैव सीन सो गुड रिजल्ट कि अगर स्वर्ण प्राशन बच्चों को दोगे ना, आपके बच्चों की इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में उनका मेधा, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी है, उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। ऐसे फीडबैक्स हमारे पास पेशेंट के हैं कि जो ऐसा बोलते थे कि बिफोर गिविंग स्वर्ण प्राशन उनका घर एक मेडिकल स्टोर की तरह था, मतलब दे हैव नंबर ऑफ मेडिसिन फॉर देयर किड्स, बट आफ्टर गिविंग स्वर्ण प्राशन, टचवुड, देयर किड्स आर वेरी गुड। मतलब उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, उनको एंटीबायोटिक्स की नीड कम पड़ी, उनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हुई, उनकी स्पीच अच्छी हुई, तो सबको देना चाहिए। और ये मंथली एक बार होता है? मंथली एक बार, पुष्य नक्षत्र पर देंगे तो अच्छा है। कब आप डेली बेसिस पर भी दे सकते हो, अगर डेली नहीं देना तो मंथ में एक बार तो अवश्य दे। और अगर डेली बेसिस पे दे रहे हैं, क्योंकि मंथली एक बार है तो 12 महीने में 12 डोज दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो वो क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए और कितना, मतलब कितने दिन तक देना चाहिए? आप 6 महीने तक, आयुर्वेद के जो शास्त्रों में वर्णन है ना, वो 6 महीने तक बच्चों को अगर डेली बेसिस पे आप स्वर्ण प्राशन दोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू विल फील चेंज। मेरे बच्चे में पहले से चेंज हो गया 6 महीने में। अब आपको उठते ही फर्स्ट थिंग आपको बच्चों के ड्रॉप्स फॉर्म में भी आता है, पुड़िया फॉर्म में भी आता है कि आपने मिक्स किया, उठते ही बच्चे को हल्का सा चटा दिया, बस ऐसा करके दे बड़े सकते बच्चे लेना नहीं चाहिए। हैं। हाँ, लेकिन वो ना टेस्ट में इट्स ओके, बिकॉज उसमें घी और शहद ही होता है और थोड़ी सी दवाई होती है। हम क्योंकि आयुर्वेद में ना, एक ये मुझे कई बार फील होता है कि बड़ा पेशेंट कहते हैं मैम वो चूरन चटनी हमसे नहीं ली जाती, काढ़े नहीं लिए जाते। हम अपने बच्चों को बचपन से कुछ ऐसा दे दें जिससे उनको आगे दवाइयों की लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो जिसमें स्वर्ण प्राशन को आई एडवोकेट कि मतलब मैं फोकस करती हूँ और जरूर बोलती हूँ कि हर घर में स्वर्ण प्राशन पहुंचना चाहिए। किस एज ग्रुप के बच्चों को ये देना है? 0 मंथ न्यूबॉर्न बेबी से लेके 16 साल तक के बच्चे ले सकते हैं। 0 मंथ के? 0 मंथ्स,
हाँ, लेकिन वैसे बुक्स में लिखा है 0 मंथ्स, लेकिन मैं अपने क्लिनिक पे 6 महीने से देती 6 महीने तो उनको शहद वगैरह तो नहीं दिया जाता? हूँ। हाँ, इसीलिए पे 6 नहीं मंथ्स होता एग्जैक्टली, कि 6 महीने तक शहद नहीं दिया जाता, तो इसीलिए, और थोड़ा शहद की प्योरिटी में भी कई आजकल बड़ा प्रॉब्लम्स आती है, तो इसीलिए मैं 6 महीने के बाद से अपने क्लिनिक पे बच्चों को देती हूँ। अभी जो हमने डिस्कशन किया, स्वर्ण प्राशन और अणु तेल, ये सब डिलीवर किए जाते हैं मैम के थ्रू। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इनके सारे नंबर्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग उनसे कांटेक्ट करके ये डिलीवरी करवा सकते हैं। नोज में हमने डाला, ठीक है, आपने भी बताया था कि नेवल में भी ऑयल्स को हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो अलग अलग ऑयल्स को डाल के अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप कुछ ऑयल्स, कुछ कॉमन ऐसी चीजें बताइए जो सबको अवेलेबल भी हो। ठीक है, देखिए कैस्टर ऑयल एक ऐसा ऑयल है, अगर हम नेवल पे डालेंगे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक होता है। और एक बहुत कॉमन समस्या है जिसे नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि धरण हो गई, नाभि खिसक गई है ना, तो उसमें एक छीर वाला तेल आता है, छीर वाला 101। तो आप और कोई नुकसान ही नहीं है ना इन ऑयल्स का। आप नाभि पे 2 से 4 बूंद उस ऑयल की, जिनका नाभि डिस्प्लेस जल्दी हो जाता है, धरण खिसक जाती है, तो उसको डालने से वहां पर स्ट्रांग होता है, वो प्लेक्सिस जो है ना, चक्रा जो है वो स्ट्रांग होता है। गाय का घी भी आप नेवल पे डाल सकते हैं, उससे आपके फेस पे ग्लो आता है। ये 2-3 ऑयल हर घर में यूज होना चाहिए और करना चाहिए। जितने भी लोगों को गैस का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है, हाँ, गैस बनती है, पेट फूल जाता है, तो इसी तरह से एक ऑयल आता है जिसको बोला जाता है हिंगू त्रिगुणादि तेल। हींग एंड उसके अंदर गार्लिक और एक एरंड का तेल, इस 3 तरह के चीजों का मिश्रण है। तो उसको नाभि पे डालेंगे ना, तो ब्लोटिंग में तुरंत राहत मिलती है। आजकल हेयर फॉल की बहुत ज्यादा समस्या है, ठीक है, तो उसके लिए कोई आप ऑयल और कोई शैम्पू जो घर पे भी बना सके? देखिए ऑयल के लिए मैं बोलूंगी आप एक सिंपल तिल तेल इज द बेस्ट, और सीजन के हिसाब से ना अलग है। अगर आप गर्मियों में यूज करते हो तो कोकोनट ऑयल अच्छा रहेगा, एंड आप सर्दियों में यूज करते हो तो तिल का तेल अच्छा रहेगा। तो उसके अंदर आप कुछ चीजें जैसे ना कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो भृंगराज एक हर्ब होती है, उसका बना बनाया तेल आता है, नीली भृंग्यादि केरातेलम। केरातेलम, केरा मीन्स कोकोनट, तो गर्मियों में तो आप नीली भृंग्यादि केरातेलम यूज करिए, और सर्दियों में नीली भृंग्यादि तेलम यूज करिए। तो वो तिल तेल बेस्ड है, तो ये चीजें आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको बालों में डेंड्रफ की समस्या है, अब ना रीजन क्या होता है हेयर फॉल क्यों हो रहा है, या तो देखो डेंड्रफ होगी एक बहुत बड़ा रीजन, या फिर अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, वो भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि स्कैल्प आपका ऑयली है तो इस वजह से भी हो रहा है। तो उन लोगों को जिनको स्कैल्प ऑयली है, उनको थोड़ा फ्रीक्वेंट वॉशिंग की जरूरत होती है। अगर जिन लोगों का ऑयल मतलब स्कैल्प रफ है, ड्राई है, खुश्की होती है ना, तो उन लोगों को ऑयलिंग थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, वॉशिंग थोड़ा कम करना चाहिए, हल्का सा ऑयल बालों में लगा रहने दें। तीसरा हमारा एक ऑयल आता है जिसे बोलेंगे डेंड्रफ के लिए, अया पल्ला केरा तेलम, दैट इज गुड फॉर डेंड्रफ। इसी तरह से एक ऑयल आता है सोरोलिन ऑयल आता है, मतलब देयर नंबर ऑफ ऑयल्स, लेकिन यहाँ अयापल्ला केरातेलम इज वेरी गुड फॉर डेंड्रफ, आप वो यूज कर सकते हैं। एंड इवन कोकोनट ऑयल में टंकण भस्म, आपको तेल नहीं मिल रहा जो मैं मेंशन कर रही हूँ, तो सिंपल कोकोनट ऑयल में 1 चम्मच दही डालिए, थोड़ा सा टंकण भस्म डालिए, एंड 2-4 बूंद लेमन जूस डालिए, मिक्स करिए, बालों में लगाइए, आधा घंटा 1 घंटा लगा रहने दीजिए, देन वॉश कर दीजिए। बालों का जो डेंड्रफ का समस्या ना विल बी गोल। लेकिन ये थोड़ा सा ना आपको फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन किया मैम चला जाएगा, नहीं। देखो अगर प्रॉब्लम पुरानी है, कई बार हमारे पास जो समस्या आती है ना, लोग सोचते हैं आयुर्वेदा स्लो है, आयुर्वेदा स्लो नहीं है। जो आयुर्वेदा काम करता है जड़ पर, रूट्स पर। मैं सिंपल कई बार ऐसे समझाती हूँ, अगर आपको ये पत्ता तोड़ना है ना, तो ऐसे सिंपल हमने प्लग कर दिया, टूट जाएगा। लेकिन जब आपको इसको पूरा उखाड़ना है, किसी ट्री को उखाड़ना है जड़ से, दैट नीड्स टाइम एंड मेहनत एज वेल। तो इसी तरह से जब आयुर्वेदा ना काम करता है, रूट्स पर काम करता है, आपको जड़ से खत्म करना है तो थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, पेशेंस आपको भी है, डॉक्टर को, दोनों का रखना पड़ेगा। तो इसमें जो आपने हर्ब्स बताए हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं? हाँ जी, अवेलेबल होते हैं नेहा, आजकल तो ऑनलाइन इवन जो भी आपके नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आप हमारे क्लिनिक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया इवन स्वर्ण प्राशन जैसी मेडिसिन तो आउट ऑफ इंडिया भी, मतलब जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं या हमसे आउट ऑफ इंडिया भी 6-6 महीने 12-12 महीने का वो एक साथ मंगा लेते हैं, डेट हम उनको बता देते हैं, वो अपने आप यूज करते रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारे टिप्स दिए और बहुत सी क्लैरिटी दी आयुर्वेदा के बारे में। मेरे सवाल तो बहुत सारे हैं बट
ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं डेफिनेटली आपको फिर से इनवाइट करना चाहूंगी फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस थैंक यू सो मच नेहा। आई ऑल्सो फील गुड कि अगर हम आयुर्वेद को प्रमोट कर पाए तो, एंड आई ऑल्सो फील गुड कि मैं यहाँ पर आई और आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे पाई। थैंक यू सो मच।